आज जो है हम सेल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल वाला चैप्टर सिंध की बुक से। इसमें सबसे पहले इन्होंने सेल की डेफिनेशन बताई हुई है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब क्या कि अगर हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल जो बेसिक यूनिट है जहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हुई है वो एक सेल है, और ट्रिलियंस ऑफ सेल जब मिले हैं तब हमारी बॉडी बन गई है। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये, और फंक्शनल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और जो भी हो रहा है वो सेल की वजह से हो रहा है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये है, ये सेल की डेफिनेशन है। अच्छा, अब सेल के वेरियस ऑर्गेनल्स को डिस्कस करने से पहले कुछ टेक्निक्स हैं जो सेल में यूज़ होती हैं, वो हम पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले जो है वो सेल फ्रैक्शनेशन है, या टेक्निक्स मेंशन है। ये सारी टेक्निक्स जो हैं, ठीक है, 9 टेक्निक्स हैं। स्टार्ट जो है वो सेल फ्रैक्शनेशन से करेंगे हम, ठीक है। सेल फ्रैक्शनेशन एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है? फ्रैक्शनेशन का मतलब है कि आइसोलेट करना, अलग करना, ठीक है, आइसोलेट करना, अलग करना। अब सेल फ्रैक्शनेशन है तो हम सेल के कंपोनेंट्स को अलग करे होंगे, ठीक है। सेल है, जैसे ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी है, और भी अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं। तो हम सबको अलग अलग सेपरेट करें तो इसका मतलब है सेल फ्रैक्शनेशन। अब ये होती कैसे, इसके 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है वो है हमारे पास होमोजेनाइजेशन, ठीक है, होमोजेनाइजेशन होता है पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप जो है हमारे पास होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इस सेंट्रीफ्यूगेशन का आपकी बुक में सेडिमेंटेशन का है। सेडिमेंटेशन कुछ नहीं होता, प्रोसेस का नाम नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगेशन नाम होता है। मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने सेडिमेंटेशन क्यों लिखा है, आपको भी समझ आ जाएगा। अच्छा, होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, हमारा जैसे एक टिश्यू है, सेल्स जब मिलते हैं हमारे पास तो टिश्यू बनता है। तो एक टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, सेल जो है आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया। तो अगर हमारे पास ये एक टिश्यू है तो हम होमोजेनाइजेशन में क्या कर रहे होते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, अगर उसमें हम ऐसा एंजाइम डाल देंगे, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में ऐसा एंजाइम डाल देंगे जो इनके बीच का जो सीमेंटिंग मटेरियल है सेल्स के, उसको तोड़ दें, ठीक है। और इस टिश्यू को इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और जब वो सीमेंटिंग मटेरियल टूट जाएगा हमारे पास बीच का, तो ऐसे सेल सारे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। और प्लांट में जो है वो हम पेक्टिनेज यूज़ करते हैं। प्लांट सेल में पेक्टिनेज एक एंजाइम होता है जो कि बीच का सीमेंटिंग मटेरियल तोड़ देता है, मिडिल लैमेला को तोड़ देता है, और सेल अलग अलग हो जाते हैं। अगला प्रोसेस जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। अब ये जब बन गया ना हमारे पास, ये सेल अलग अलग हो गए, इसको हम कहते हैं होमोजेनेट, ठीक है। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस है और इसको हम होमोजेनेट कह रहे हैं, ठीक है, होमोजेनेट है ये। अच्छा, अगला जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या है, हम अब ये वाला होमोजेनेट जो बना है हमारे पास, इसको लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, ये हमारे पास होमोजेनेट है। अब इसको हम स्पिन करना शुरू करेंगे। पहले लो स्पीड पे स्पिन करेंगे, ठीक है, लो स्पीड पे स्पिन करेंगे तो जो हमारे पास भारी सेल के ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो ऊपर जो है हमारे पास वैसे ही रहेगा, बाकी ऊपर सेल्स वैसे ही रहेंगे। तो ये नीचे बैठ गए, इसको हम कह रहे हैं पैलेट, ठीक है, नीचे बैठे हैं इनको हम कह रहे हैं पैलेट, और ऊपर वाला जो बचा है इसको हम कह रहे हैं सुपरनेटेंट, ठीक है, सुपरनेटेंट कह रहे हैं, सुपरनेटेंट। अच्छा, अब जो हम सुपरनेटेंट है ऊपर वाला, इसको हम अलग करेंगे। अब दोबारा एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक है, और उसको पिछले पिछले प्रोसेस में जितनी स्पीड दी थी इससे ज़्यादा स्पीड देंगे, ठीक है, और थोड़े से और ऑर्गेनल्स नीचे बैठ जाएंगे। ऐसे हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे प्रोसेस, और स्पीड हर टेस्ट ट्यूब में बढ़ाते रहेंगे ताकि सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएं और अलग हो जाए। तो ये प्रोसेस है इसमें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपकी बुक में क्या है। अच्छा, आपकी बुक में ये मेंशन है कि आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड सेल्फ फ्रैक्शनेशन। मैंने आपको बताया कि सेलुलर कंपोनेंट जैसे ऑर्गेनल्स हैं उनको हम अलग करें तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है, हम क्यों करें, क्योंकि उनके हम स्ट्रक्चर को पढ़ सकें, उनकी केमिकल कंपोजिशन को पढ़ सकें, ठीक है। अब 2 मेथड है वही, होमोजेनाइजेशन इन्होंने सेडिमेंटेशन का है, इसको हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन को इन्होंने सेडिमेंटेशन का है। क्यों का है, क्योंकि हमारे पास नीचे जो पैलेट बन रहा था, जो कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है उसको हम सेडिमेंट कहते हैं, ठीक है। जो नीचे हमारा पैलेट बन रहा था तो वो सेडिमेंट के फॉर्म में बन रहा था, इसलिए इन्होंने सेडिमेंटेशन का है, मगर ऐसा कोई प्रोसेस होता नहीं है। अच्छा, होमोजेनाइजेशन देखते हैं हम क्या है। होमोजेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया हम टिश्यू ले रहे होते हैं, जिसको हम आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो हमने एंजाइम में पढ़ा है टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे पास सेल जो है डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद प्रॉपर पीएच होती है, क्यों, इसीलिए कि सेल डिस्ट्रॉय ना हो, और आयनिक कंपटीशन प्रॉपर होती है। ये तीनों चीज़ें हम इसलिए ले रहे हैं ताकि सूटेबल इन्वायरमेंट हो और सेल को कोई नुकसान ना पहुँचे।
अब हम होमोजेनाइजर, ठीक है, जिस डिवाइस से हम कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया टेस्ट ट्यूब ले रहे थे, इसको हम होमोजेनाइजर कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा होता है जो जूसर मशीन होती है उस जैसा होता है। और मोटर और पेस्ट्रल, पेस्ट्रल इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, होमोजेनाइजर ही है। हम आप इसको याद रखें। उसके बाद प्लांट सेल में हम इनको अलग अलग करने के लिए, सेल्स को जो आपस में उनके बॉन्ड बने हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेक्टिनेज, ठीक है। वो मिडिल लैमेला को डाइजेस्ट कर देता है। तो यही बातें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो सेडिमेंटेशन है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन सेल ऑर्गेनल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड मास, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि नीचे वो पैलेट बन रहा था, उनकी जिसका वेट ज़्यादा था, जो ज़्यादा डेंस ऑर्गेनल था, वो पहले नीचे बैठा था कम स्पीड पे, और जब स्पीड बढ़ रही थी तो वो हल्के ऑर्गेनल्स नीचे आ रहे थे। अच्छा, आगे क्या है इसमें, स्मॉलर पार्टिकल जो है वो लिखा है, स्मॉलर पार्टिकल को हायर ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। मैंने वही बताया कि स्पीड बढ़ेगी तो फिर जाके स्मॉलर पार्टिकल आएंगे, तो ज़्यादा फोर्स चाहिए उनको। अच्छा, इट रिक्वायर्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो स्लो जो हमारे पास लाइटर हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं, उनके लिए हमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेज इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी रोटेशन पावर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। 60,000 साइकिल्स पर मिनट करें हम, हमें वो चाहिए जो, ताकि जो हल्के हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं वो नीचे बैठ सकें। सर्टिफिकेशन जो मेथड है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स करते हैं और कंपोनेंट्स, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। और वेरी, इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड इन सेल बायोलॉजी वे सेपरेशन जो है वो, सेपरेशन इज बेस्ड ऑन फेरिमेंटेशन रेट, ठीक है। हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब क्या है, इट इज़ स्टेप वाइज प्रोसेस बाय इंक्रीजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड, ठीक है। हम हर टेस्ट ट्यूब में स्पीड इसकी बढ़ा रहे थे। बिगिनिंग में लोअर स्पीड थी, ठीक है, और उसके हैवियर ऑब्जेक्ट बैठ रहे थे, और उसके बाद जो है वो हैवियर एंड बिगर ऑब्जेक्ट फ्रॉम सैंपल, और ग्रेजुअली हमने स्पीड बढ़ाई, और जो है हमने टारगेट अचीव किया अपना, जो लाइटर ऑब्जेक्ट भी हमने ऑर्गेनल जो नीचे बैठे, ठीक है। यही कुछ बातें हैं इसमें। अच्छा, अगला मेथड है हमारे पास डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग का मतलब क्या है, इस ट्रेनिंग का मतलब है कलर, ठीक है, या हम कह दें दाग लगाना, ठीक है, दाग लग गया वो स्टेनिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, हम सेल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। सेल जैसे सेल है, इसके अंदर सेल के स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है और भी ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे क्या है हमारे पास, ये सारे ट्रांसपेरेंट हैं। तो हमने इसको इनको देखें कैसे, तो हम डाई यूज़ करते हैं, ठीक है। वो डाई इनको क्या करती है, वो इनको कलर दे देती है, और हम इनको फिर देख पाते हैं, ठीक है। अगर हम डिफरेंट डाइस यूज़ कर रहे हो, अगर हम एक डाई यूज़ करें तो हम इसको स्टेनिंग कहते हैं। अगर हम डिफरेंट डाइस एक ही टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए अलग डाई यूज़ कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टेन करने के लिए अलग डाई यूज़ कर रहे हैं, गोल्जी को स्टेन करने के लिए अलग डाई यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही टाइम पे हम अलग अलग डाइस, 3 डाइस यूज़ कर रहे हैं, तो हम फिर उसको डिफरेंशियल स्टेनिंग कहेंगे, ठीक है। अगर सिंगल यूज़ कर रहे हो तो स्टेनिंग, और अलग अलग डाइस यूज़ कर रहे हो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, तो डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब देख लेते हैं क्या है। इन सेल टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट, मैंने बताया कि हमारे सेल्स में स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डाइज यूज़ करते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाती हैं केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, ठीक है। उनकी केमिकल कंपोजिशन ऐसी होती है जो स्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब हो जाती है। एग्जाम्पल इन्होंने वाइट ब्लड सेल को देखने के लिए हम डाई यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल दी हुई है। इस टेक्निक को हम स्टेनिंग कह रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सिंगल डाई यूज़ करें तो स्टेनिंग है, और प्रोसेस वेयर डिफरेंट डाइस आर यूज एट द सेम टाइम टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर, इसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कह रहे हैं, ठीक है। एक ही टाइम पे जब हम डिफरेंट डाइस यूज़ कर रहे होंगे तो फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग होगी। अगला है हमारे पास माइक्रो डाइसेक्शन। अच्छा, माइक्रो डाइसेक्शन जो है ये वर्ड ही बता रहा है हमारे पास कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, और डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा क्या करे होंगे कि हम सेल्स को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। हम सेल्स जो है हमारे पास, सेल्स को, हमारे पास सेल्स हैं हमारे पास बॉडी में, उनको आइसोलेट कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के मौजूदगी में। माइक्रो का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में, और डाइसेक्शन का मतलब क्या है, काटना है, मतलब उनको पीसीज में तोड़ना। तो हम सेल को पीसीज में तोड़ें, सेल को अलग करें, ठीक है। ये माइक्रो डाइसेक्शन का मतलब है। हम देख लेते हैं बुक में क्या है, टेक्निक टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। ऐसी टेक्निक है, हम सेल्स को आइसोलेट करते हैं माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में। क्यों आइसोलेट करते हैं, मतलब कोई रीज़न तो होगा। तो हम इसके 3 रीज़न हैं। या तो हम रोल ऑफ एम्ब्रॉनिक सेल इन डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारा जो इंसान बन रहा होता है, एक जाइगोट होता है, उसके बाद वो दो सेल 4 में, 4 8 में, ठीक है। तो एम्ब्रॉनिक सेल से करते करते पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो कौन सी स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको आइसोलेट करेंगे तभी पढ़ सकेंगे। तो एम्ब्रॉनिक सेल डेवलपमेंट का मतलब ये है। उसके बाद डिफरेंट केमिकल्स ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। हम सेल को आइसोलेट करेंगे और उन पे देखेंगे कि अलग अलग केमिकल्स का उनकी डेवलपमेंट पे, उनके बनने पे क्या असर पड़ रहा है। और हम डिफरेंट डिजीज़ में भी यूज़ कर रहे होते हैं कि डिफरेंट डिजीज़ कैसे हो रही हैं। तो माइक्रो डाइसेक्शन के 3 फंक्शन है।
ठीक है, अगला है हमारे पास टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर में हम जो है सेल को ग्रो कराते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में। आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब ये है कि एक ऐसा मीडियम ले रहे होंगे जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हों उस सेल की ग्रोथ के लिए। मिसाल के तौर पर अगर एक ये सेल है, इसको ग्रोथ के लिए प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो इस मीडियम में तीनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और इस सेल को हम इस मीडियम में डाल देंगे ताकि प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। तो ये हमारे पास टिश्यू कल्चर कहलाएगा। अब देख लेते हैं क्या है टेक्निक ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या है? क्लोनिंग का मतलब यही है कि उनको डिवाइड कराना। ठीक है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ डिवाइड कराना। वे सेल्स और टिश्यूज आर ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम इन टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश। टेस्ट ट्यूब में हम करा रहे होते हैं या पेट्री डिश में करा रहे होते हैं। पेट्री डिश की डायग्राम नीचे आएगी, हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम प्लांट। प्लांट से स्टार्ट हुआ क्योंकि प्लांट सेल जो है वो टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब ये है कि हमने प्लांट का एक सेल लिया। ठीक है, एक सेल को अगर हमने ग्रो कराया टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में, ये पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वो रूट भी बनाएगा, शूट भी बनाएगा, लीव्स भी बनाएगा, एक ही सेल पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। तो टोटीपोटेंट का मतलब ये है। ये लिखा है ईच सेल हैज़ कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल टू ग्रो इनटू प्लांट। अच्छा, सबसे पहले जो है वो एफ सी स्टीवर्ट ने एक कंप्लीट कैरेट प्लांट बनाया फ्रॉम टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम ऑन अ मीडियम कंटेनिंग। ठीक है, टाइनी फ्लोएम का पीस लिया, उससे कंप्लीट कैरेट प्लांट बनाया। और जो मीडियम था उसमें क्या क्या था? शुगर थी, मिनरल था, विटामिन थे, और कोकोनट मिल्क भी इसने डाला क्योंकि उसमें प्लांट हार्मोन होता है। और ये सेल डिवाइड होना शुरू हुए, और सेल डिवाइड हुआ, कैलस बना लिया। कैलस क्या होता है? एक सेल का गुच्छा होता है जो अनडिफरेंशिएटेड होता है। मतलब एक सेल का गुच्छा है, ये नहीं पता कि इसमें रूट क्या है, ये नहीं पता इसमें शूट क्या है, ये नहीं पता इसमें जो है वो लीव्स क्या है। तो एक अनडिफरेंशिएटेड सा एक गुच्छा बना हुआ है सेल का। उसके बाद सेल जो है फिर डिफरेंशिएट हुआ, वो उसने फिर शूट बनाई, रूट बनाई, और पूरा प्लांट बन गया। ठीक है, पहले गुच्छा बनता है, फिर उससे डिफरेंशिएटेड होकर पूरा प्लांट बनता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, बस यही बातें हैं इसमें। हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए टू फाइंड एबनॉर्मेलिटी इन कैंसर लाइक इन सेल्स लाइक कैंसर सेल। ठीक है, हम इस टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं। हम जैसे सेल लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कैंसर सेल है, हम उसको ग्रो कराएंगे आर्टिफिशियल मीडियम में, और ग्रो हो जाएगा तो हम उसमें देखेंगे इसमें एबनॉर्मेलिटी क्या है। तो इसका जो हमारे पास मॉडर्न डे यूज़ है वो ये हमारे पास पेट्री डिश की डायग्राम है। ठीक है, देखें ऐसी पेट्री डिश ऐसी होती है। अगला जो है हमारे पास वो क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब, क्रोमा का मतलब क्या है? कलर, और ग्राफी का मतलब क्या है? लाइंस। तो हम ऐसे ही कुछ इससे आप सोच सकते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा होगा कि लाइंस बननी होंगी, कलर की लाइंस बननी होंगी। तो देखें ऐसे ही होता है। ये डायग्राम में हम देख लेते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। हम जो मिक्सर है, हम एक मिक्सर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मिक्सर है, इस मिक्सर का हम स्पॉट ले लेंगे। ठीक है, अब ये मिक्सर में कुछ भी हो सकता है। ऐसे मिसाल, हम ऐसे मिसाल ले रहे हैं, मिक्सर में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, मिक्सर में ये है। हमने उस मिक्सर का स्पॉट जो है वो लेके एक बिल्कुल इनिशियल पेज पे रख दिया, सेलुलोज पेपर पे रख दिया, सेलुलोज पेपर कहते हैं इसको। और इसको ऐसे मिक्सर में डिप कर दिया जो मिक्सर जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो। ठीक है, मतलब वो सॉल्युबल हो। ये इस जो हमने मिक्सर लिया है, मिक्सर का डॉट लिया है, उसमें सॉल्युबल हो, और उस मिक्सर में हमने इसको क्या कर दिया? डिप कर दिया। अब जब हम डिप कर देंगे तो यहाँ से जो अलग अलग प्रोटीन जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देगी। वो थोड़े हाइट तक चली जाएगी, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा हाइट तक चला जाएगा, लिपिड्स थोड़ी और हाइट तक। ठीक है, वो अलग अलग हाइट्स पे चले जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि ये जो हमने मिक्सर लिया था, मिक्सर का डॉट लिया था, ये किस किस चीज़ से बना हुआ था। ठीक है, हमें बाद में पता चल जाएगा ये प्रोटीन का था, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, लिपिड भी था, और न्यूक्लिक एसिड भी था, हमें बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेथड है, हम देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर। ठीक है, हमने एक मिक्सर, मैंने बताया, उसका डॉट लिया है, और उसमें क्या क्या है उसको हम सेपरेट करते हैं। उसका मेथड और मैंने आपको बता दिया। द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, जो अलग अलग मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड करेगा कि कौन कितना ऊपर जा रहा है। सो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर ट्रेवल थ्रू द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या हम देखते हैं? एट डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट स्पीड। ठीक है, इसके दो फेज होते हैं क्रोमेटोग्राफी के, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं, चार मेथड है, चार तरीके से होती है क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आपको सिर्फ इनके नाम पता होना चाहिए, जो डिटेल है वो सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम पढ़ेंगे, आपकी बुक में वही है। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के दो मेथड्स हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। ठीक है, स्टेशनरी फेज का क्या मतलब है? ये जो पेपर है हमारे पास, ये जो पेपर है, और इस पे मिक्सर का हमने स्पॉट ले लिया। ठीक है, ये स्टेशनरी फेज़ है, इसमें अभी कुछ नहीं हुआ। और मोबाइल फेज़ में क्या है? जब हमने इसको इस स्पॉट ये स्पॉट जो किसी ऐसे मिक्सर में जिसमें डिज़ोल्व हो सकता था, उसमें हमने जब इसको थोड़ा सा डिप कर दिया, इतना डिप किया कि सिर्फ ये स्पॉट जाए, पूरा पेपर ना जाए। ये इन्होंने यहाँ पर जो डार्क किया हुआ है,
यहाँ पर स्पॉट होता है इनिशियल, और यहाँ जहाँ जहाँ तक इन्होंने डार्क किया हुआ है वहाँ तक मिक्सर में हम डिप करते हैं। ऐसा मिक्सर हो जिसमें ये स्पॉट के जितने पार्टिकल्स हैं वो सॉल्युबल हों उस मिक्सर में। ठीक है, अब मोबाइल फेज में क्या होगा, इस सारे कंपोनेंट्स अलग होने लग जाएंगे। मैंने आपको बताया लिपिड अलग हो गया, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, न्यूक्लिक एसिड अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया, तो सारे कंपोनेंट्स अलग होने लग जाएंगे, ये मोबाइल फेज होगा। तो हम देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक सिंपल एंड मोस्टली यूज इन एनालिटिक केमिस्ट्री। ठीक है, दो फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। इस सेलुलोज शीट होती है हमारे पास, मैंने बताया सेलुलोज शीट है ये, और जो कि फिल्टर पेपर की तरह वर्क करती है। ठीक है, और जो हमारे पास सैंपल है वो सेपरेट होने लग जाता है अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड, ठीक है, हमारे पास जो सैंपल है वो सेपरेट होने लग जाता है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जो लाइटर होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो हैवियर होगा नीचे रहेगा, बस ये बातें हैं इसमें। अच्छा, अगला जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोफ्रेसिस। इलेक्ट्रोफ्रेसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, और फ्रेसिस का मतलब है हमारे पास सेपरेशन। ठीक है, इसका मतलब है सेपरेशन। तो हम, आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में हम किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, यही डेफिनेशन में मेंशन है, टेक्निक यूज टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में हम चार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे डीएनए चार्ज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन चार्ज मॉलिक्यूल है, आरएनए चार्ज मॉलिक्यूल है, इन पे चार्जेस होते हैं। तो हम चार्ज मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में सेपरेट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका मेथड क्या है, होता कैसे है कि हम पावर सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैथोड लेते हैं। कैथोड का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैथोड होता है और पॉजिटिव चार्ज एनोड होता है। ठीक है, और हमारे पास जो एक यहाँ पर जेल होती है। ठीक है, और हम जेल क्यों लेते हैं? जेल हम इसलिए लेते हैं कि जो सेपरेशन हो रही है, जो नेगेटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो सेपरेट होके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल, और पॉजिटिव चार्ज वाले के पास नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल सेपरेट होके जाएगा। ठीक है, जैसे डीएनए है, डीएनए अलग अलग चीज़ों से बना है, कोई जो, तो डीएनए में जो नेगेटिव चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव के पास चली जाएंगी, और जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी वो नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रोड के पास चली जाएंगी। और बीच में हमारे पास जेल होती है। जेल इसलिए होती है ताकि आसानी से मूव कर जाएँ, और जेल के बीच में हमारे पास थोड़े थोड़े पोर्ट्स होते हैं जिससे वो मॉलिक्यूल मूव करके दूसरे कैथोड के या एनोड के पास जा सके। ठीक है, तो ये इसका मेथड है। हम देख लेते हैं अब क्या इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर। इन्होंने, हमने डेफिनेशन पहले देख ली, उसके बाद टेक्निक जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल और डिफरेंट साइज मूव थ्रू अ जेल। यहाँ पर जेल होती है, मैंने आपको बताया, मेड अप ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड उन्होंने लिखा हुआ है एक्रा एक्राइलामाइड जो है हमारे पास यूज़ होता है। दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल अकर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास अक्रॉस इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमने दिया हुआ है, नेगेटिव जो कैथोड और पॉजिटिव एनोड हमने लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट हमने दिया है इसमें, ये पूरे रीजन में। ठीक है, इस रीजन में जेल भी यूज़ किए। अब आगे क्या लिखा है, जो जेल है हमारे पास वो परमेबल होती है मैट्रिक्स और सीव। सीव का मतलब है उसमें सुराख होंगे, जैसे ये सुराख है जेल में। ठीक है, यहाँ से मॉलिक्यूल मूव कर सकेंगे, through which molecules can travel when an electric current passes across it। ठीक है, the gel is suspended in an electrolytic solution। यहाँ पर जेल होगी और सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्यूशन होगा और उसके अंदर हमने जेल डाली है। ठीक है, और हम इनको इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख देंगे। इलेक्ट्रोड्स हमने देख लिए, कैथोड और एनोड। एट वन एंड इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव होता है हमारे पास, जो कि हम इसको एनोड कह रहे हैं, और दूसरे एंड पे नेगेटिव जो कैथोड होता है। उसके बाद चार जो मूव कर रहे होते हैं उनको हम माइग्रेशन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए, डीएनए का पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव उसके पास चला जाएगा, हमारे पास कैथोड के पास चला जाएगा, और जो पॉजिटिव कंपोनेंट है वो हमारे पास नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स से मूव करें, तो वो जो मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम माइग्रेशन मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। ठीक है, द माइग्रेट ऑपोजिट ऑपोजिट के पास जाएंगे, और ये बातें यहाँ पर मेंशन। ठीक है, अगला है हमारे पास स्पेक्ट्रोमीट्री। स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है? स्पेक्ट्रोमीट्री में ऐसी डिवाइस है जिसमें हम, जैसे ये डिवाइस है हमारे पास स्पेक्ट्रोमीट्री की, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं हम इसको। यहाँ पर हम कोई भी जो सैंपल है हम वो प्लेस कर देंगे, और डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट हम यहाँ से गुजारेंगे। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट गुजारेंगे, और हम देखेंगे कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है इस सैंपल ने एब्जॉर्ब की है और कौन सी जो है वो इमिट कर दी है। ठीक है, तो हम ये इसमें देख रहे होते हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं क्या है। ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब विजिबल लाइट ऑफ अ सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। हर कंपाउंड कुछ ना कुछ वेवलेंथ की लाइट जो है एब्जॉर्ब जरूर करता है। वी कैन रिकग्नाइज द कंपाउंड फ्रॉम दिस रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम इसमें इस डिवाइस में रख के हम ये रिकग्नाइज कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग लाइट एब्जॉर्प्शन बाय पर्टिकुलर सब्सटेंस कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीट्री। इस प्रोसेस को स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं, और जो जो डिवाइस यूज़ हो रही है उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इस डिवाइस में क्या है, लाइट बीम हम यूज़ करते हैं जो सैंपल से हम पास कराते हैं, और जो है वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं सब्सटेंस कुछ वेवलेंथ की लाइट को, और कुछ जो है वो ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। द इमिटेड एब्जॉर्ब वेवलेंथ इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमीटर। हम इससे ये मेजर कर लेते हैं कौन सी लाइट को इमिट किया, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया। अब इसके तीन तीन यूजेस हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। टू डिटरमाइन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अगर बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए किसी सब्सटेंस में, बैक्टीरिया मिसाल के तौर पे ये सब्सटेंस है इसमें बैक्टीरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें जो लाइट है वो ये अमिट करना शुरू कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या तो कैसे होता है, इसमें अलग अलग पिगमेंट होते हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए, हम ये भी इसकी ग्रोथ का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री का क्या मतलब है कि हम सेल को स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। सेल को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करें तो माइक्रोमेट्री कराता है। द स्टडी ऑफ सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अंडर जो माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोमेट्री करा रहा है। टू स्टडी सेल एंड इट्स ऑर्गेनल प्रॉपरली, मोर पावरफुल एंड बेटर माइक्रोस्कोप आर रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए सेल को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए। और माइक्रोस्कोप के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तीन इसकी हम कह सकते हैं कि तीन तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि इसके तीन फंक्शनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी माइक्रोस्कोप की। पहली मैग्नीफिकेशन है, रेजोल्यूशन है, कॉन्ट्रास्ट है, तीन प्रॉपर्टीज है। मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि पेरेंट साइज़ को बढ़ा दें, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये इतना इतना साइज़ है तो इसको इतना करके हमें दिखा दें, ठीक है। अपेरेंट साइज़ को बढ़ा दिया तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन है। अच्छा, क्या मेंशन है, मैग्नीफिकेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आईपीस की पावर को मैग्नीफाइंग पावर से, ऑब्जेक्टिव की पावर से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। आईपीस क्या है, अगर माइक्रोस्कोप को जहाँ से हम देख रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं वो आईपीस होता है, और जो स्पेसिफाई नीचे पड़ा हुआ होता है उसके ऊपर एक और लेंस होता है, वो उसको हम आईपीस कहते हैं। दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। अगला क्या है, अगला है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि सेपरेट एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे मिसाल के तौर पर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऐसे लग रहा है आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यहाँ थोड़ी सी रेजोल्यूशन बेहतर की तो थोड़े से अलग अलग नज़र आ रहे हैं, यहाँ बहुत बेहतर रेजोल्यूशन है तो ये बिल्कुल अलग हो गए ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके देखना। अब क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द लिमिट इट्स इमेज ब्लर। जब हम मैग्नीफाई करते हैं बहुत ज़्यादा तो इमेज, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि वो ब्लर हो जाती है। जब भी हम मोबाइल के कैमरे में भी जूम करें तो इमेज ब्लर होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि इसकी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो गई, ठीक है। रेजोल्यूशन बहुत कम हो जाती है इसीलिए इमेज जो है ब्लर होना शुरू हो जाती है। अब इन्होंने आगे रेजोल्यूशन बताया, रेजोल्यूशन क्या है, कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट एडजेसेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रेजोल्यूशन है। अच्छा, अब आगे इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन जो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें मिल सकती है, मगर लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब मसला ये है कि उसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत कम होती है। अब 500 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन आई, ठीक है, इंसानी आंख से 500 गुना बेहतर होती है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। हम इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स देख सकें, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनल्स को स्टडी कर सकें। फिर उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है, जिसकी वेवलेंथ जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर रेजोल्यूशन पावर है 10,000 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन आई होती है, ठीक है। इससे फिर हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स वगैरह को स्टडी कर सकते हैं। कंट्रास्ट क्या है, कंट्रास्ट ये है कि जैसे हम मिसाल के तौर पर अगर ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो जाए, अगर ये डार्क बैकग्राउंड हो जाए और ये हमें फिर ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। तो यही है, कंट्रास्ट रेफर्स टू डार्कनेस ऑफ द बैकग्राउंड रिलेटिव टू स्पेसिमन, ठीक है। स्पेसिमन हो वो हमें नजर आए और उसका बैकग्राउंड पूरा डार्क हो जाए, बस ये बातें हैं इसमें। अच्छा, इसमें हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम कंट्रास्ट को बेहतर करने के लिए, ठीक है, माइक्रोस्कोप का नाम है ये। बस ये हमारे पास है माइक्रोस्कोपी में। अगला है हमारे पास माइक्रोमीट्री, ठीक है। माइक्रोमीट्री क्या है, माइक्रोमीट्री ये है कि हम डायमेंशन और साइज़, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन और साइज़ मेजर करें माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका हम डायमेंशन कि इसकी कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है और क्या इसका साइज़ है, ये सब मेजर करें माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए, तो ये माइक्रोमीट्री कहलाता है।
अब माइक्रोमीटर दो तरह के हो सकते हैं, एक ओकुलर होते हैं, एक स्टेज होते हैं। हम पहले बुक में देख लेते हैं क्या है। अच्छा, रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, मैंने आपको बताया। उसके बाद हमें इसके लिए जो डिवाइस चाहिए होती है वो माइक्रोमीटर होती है, जो कि हम या तो माइक्रोस्कोप से अटैच कर देते हैं या माइक्रोस्कोप पे लगा देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये दोनों कैसे लगाते हैं, कैसे अटैच करते हैं, इसको देख लेते हैं। अब दो तरह की हमारे पास माइक्रोमीटर होती है, या तो ऑकुलर माइक्रोमीटर होता है या तो स्टेज माइक्रोमीटर होता है, दो तरह के होते हैं। ऑकुलर माइक्रोमीटर जो है हमारे पास, ये ग्लास से बना हुआ होता है, ठीक है, ग्लास से बना हुआ होता है, और इसके बाद 100 डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं, मगर कोई मार्किंग नहीं होती। जैसे ये डिवीजन है, 100 डिवीजन है इसके, ठीक है, मगर मार्किंग नहीं है कि कौन सा ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे कोई मार्किंग नहीं है, मगर 100 डिवीजन इन्होंने पूरे किए हैं, ठीक है। ये हम इसको ऑकुलर माइक्रोमीटर को हम कहाँ रखते हैं, हम आईपीस की जगह रखते हैं। आईपीस क्या है, अगर माइक्रोस्कोप है, जैसे ये जहाँ से हम माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं, जहाँ से हम अपनी आंख से माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, उसको हम आईपीस कहते हैं। या आईपीस की जगह हम इसको ऑकुलर माइक्रोमीटर को लगा देते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो हम आईपीसी का लगाते हैं, उसके दूसरा 100 डिवीजन होती है, मगर कोई वैल्यू नहीं लिखी होती, और ग्लास से बना हुआ होता है। तीन बातें आपको इसकी पता होना चाहिए। उसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है। स्टेज माइक्रोमीटर कैलिब्रेटिंग डिवाइस है, मतलब क्या कि इस पर मार्किंग होगी, जैसे ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, इसमें मार्किंग मेंशन होगी। और ये स्केल, ये रूलर की तरह यूज़ हो सकता है, जैसे स्केल और रूलर है, उस पर मार्किंग होती है, हम इसमें मेजर कर सकते हैं कि कितने इंच का है, कितने सेंटीमीटर का है। तो स्केल या रूलर की तरह ही होता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टेज पे लगा देते हैं। माइक्रोस्कोप का जो, जहाँ हम देख रहे होते हैं स्पेसिमेन को, जहाँ रखते हैं, स्पेसिमेन को रखने की जो जगह होती है, इसको स्टेज कहते हैं। और स्टेज के ऊपर हमारे पास जो लेंस होता है, इस स्टेज के ऊपर एक लेंस होता है, और जहाँ से हम देखते हैं वो आईपीस है, और स्टेज के ऊपर एक लेंस होता है, दो लेंस होते हैं, और स्टेज पे हम स्पेसिमेन को रख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास जो है जो स्टेज माइक्रोमीटर है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देता है, रूलर की तरह होता है, और इसकी जो इमेज है वो हम सुपर इम्पोज कर देते हैं ऑकुलर माइक्रोमीटर से। मतलब क्या, कि अगर मिसाल के तौर पर ऑकुलर माइक्रोमीटर ये था, इसकी 100 रीडिंग ये थी, और हमारे पास जो स्टेज माइक्रोमीटर है वो ये है, इसकी 1 मेंशन है, ये 2 मेंशन है, तो हम प्रॉपर लाइंस प्रॉपर मिला देंगे, मैच कर देंगे, ये सुपर इम्पोज कर देंगे, ताकि क्लियर जो क्लियर बिल्कुल हमें इमेज आए, और हम डायमेंशन और साइज ऑब्जेक्ट का बिल्कुल प्रॉपरली मेजर कर सकें। अब हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ ग्लास स्लाइड विद प्रॉपर स्केल लाइक रूलर टू कैलिब्रेट एंड एस्टिमेट द साइज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ ऑकुलर माइक्रोमीटर, ठीक है। ऑकुलर माइक्रोमीटर की जो इमेज है सुपर इम्पोज कर देते हैं, और स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है, स्टेज माइक्रोमीटर को कहाँ रखेंगे, स्टेज पे रखेंगे, जहाँ स्पेसिमेन हम देख रहे होते हैं। और ऑकुलर माइक्रोमीटर को कहाँ रखेंगे, हम आईपीस की जगह। तो बस ये कुछ बातें हैं इसकी, ठीक है। अब अच्छा, अगला क्या है, हम माइक्रोमीटर का एक यूनिट है, माइक्रोन में हम मेजर करते हैं, ठीक है। हम डायमेंशंस और साइज को मेजर तो कर रहे हैं, मगर किस यूनिट में करेंगे, माइक्रोन। माइक्रोन क्या है, 0.001 मिलीमीटर है, या इतने इंचज़ है, 0.0000039 इंचज़ है, ठीक है। और ये इसका साइन है।